वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कौमी टीम के साबिक माया नाज जो क्रिकेटर हैं, लेग स्पिनर हैं, मुश्ताक अहमद, उनसे कौन वाकिफ़ नहीं है, हम सब वाकिफ़ हैं। वो अपनी जादुई बॉलिंग दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को तिकनी का नाच नचाते रहे हैं, मगर उनके बेटे ने क्रिकेट के मैदान की बजाय गुलकारी के मैदान में कदम रख दिया है। हाँ जी, बज़ल मुश्ताक नाम है जी नौजवान का। अपने वालिद की तरह क्रिकेटर बनने के बरक्स वो शोबिस से मुंसलिक होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और उनका नाम अब मंजर आम पर आ चुका है। बज़ल जो हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक 25 साल के हैं। अपना पहला उन्होंने गाना ना सिर्फ गाया बल्कि उसमें परफॉर्म भी उन्होंने किया। पहले भी एक ट्रैक आया। अब तो सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बज़ल मुश्ताक जो हैं इंग्लैंड से आर्किटेक्चर में तालीम हासिल करके आए हैं। गुलकारी के बाद बज़ल मुश्ताक अदाकारी में भी अपने जौहर दिखाना चाहते हैं। हाँ जी, इरादा रखते हैं। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हम हैं कि मुश्ताक भाई ने एक तो इजाज़त कैसे दे दी कि अच्छा बेटा म्यूज़िक की तरफ चले जाओ, फिर उन्होंने ये कैसे इजाज़त दे दी कि तुमने क्रिकेट नहीं खेलनी, तुम कुछ और कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा मसला है ना, क्योंकि कामयाब क्रिकेटर थे। वैसे हमने कुछ अदाकारी करते हुए मुश्ताक भाई को भी देखा है, कुछ एड्स के अंदर हम उनको देखते रहे हैं। तो चलें बज़ल को पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बज़ल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे हम बात करते हैं। पहले आपके वालिद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कुछ आपके बारे में बड़ी गुफ्तगू मज़े की हमारे साथ। हाँ जी, तो उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। पहले उनसे बात करते हैं, फिर आपसे हमने गाना भी सुनना है। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुश्ताक भाई, हमें बज़ल के बारे में थोड़ा सा बताएं तो सही। दूसरा ये कि क्रिकेट की तरफ नहीं आए, आपकी बात नहीं मानी, या वैसे ही बचपन से ही आर्टिस्ट थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी योर शो। बीइंग अ फादर, मैं बज़ल के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर करता हूँ। बचपन से ही बज़ल का माइंडसेट बहुत आर्टिस्ट था। एक दफ़ा स्कूल में गया और स्कूल में पढ़ा करता था, तो एक घर में पेंटिंग लेके गया जिस पे इसने अल्लाह का बड़ा खूबसूरत सा नाम लिखा हुआ था और उसमें बड़े खूबसूरत रंग भरे इसने, और वो पेंटिंग आज भी उसके कमरे में लगी हुई है। और दूसरा, बज़ल जैसे मैंने कहा ना, बचपन से आर्टिस्ट था। एक दफ़ा बज़ल, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दैट, आपकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी नेचुरल अच्छी है तो एक दफ़ा ना पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था क्योंकि आर्टिस्ट माइंड था। तो एक दफ़ा पता चला जी कि रिजल्ट एक है, तो सारे ए, तो पता चला है कि जी इसने रिजल्ट खूबसूरत तरीके से, वो जो बनाया होता था स्कूल का जो कागज होता है जिसपे मार्क्स देते हैं टीचर्स, वो इसने खुद ही बना के अपने हाथों से अपने कमरे में बना के, तो उसका ए ग्रेड्स करके खुद ही साइन करके टीचर्स के, तो हमें बता दिया। हम बड़े खुश, मैं और मेरी भाई बड़े खुश। तो ये शुरू से ही ऐसा आर्टिस्ट था कि ये सोचता रहता था ऐसी चीज़ें। मैंने अभी इसको अल्लाह का शुक्र है, 1-2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि ही इज़ वेरी हम्बल, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलता है, जो कि बीइंग अ फादर एक हर बंदे की, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे अखलाक के मालिक हों। तो अल्लाह का शुक्र है बज़ल के अखलाक बहुत अच्छे हैं अपनों के साथ। मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। अब बज़ल यहाँ पर मौजूद है। बज़ल, आप बचपन से आर्टिस्ट थे, ये क्या ये स्टोरी दुरुस्त है जो बाबा ने बताई? बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। ये भी आएंगे और बोलेंगे सब, लेकिन ये एक ही दफ़ा मैंने किया था और उसके बाद मैंने बोल दिया था कि वो इतना प्रेशर होता था बचपन में कि रिज़ल्ट और ये और वो, और मैं शुरू से ही आर्टिस्ट था। मुझे बहुत बचपन में पता चल गया था कि मेरा इसी फील्ड में और मैं इस तरह का ही हूँ। तो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा वो मामला कमज़ोर था, लेकिन तो रिजल्ट बनाने में रिजल्ट बेहतरीन आता था। जैसे आजकल के बच्चों के आ रहे हैं ना 1100 में से 1100 आप तब ले आए थे। वो जब किया ना मैंने, तो मेरे पेरेंट्स को पता चला कि हाँ वाकई इतना प्रेशर होता है, बेचारे को ये करना पड़ रहा है। तो उसके बाद फिर वो सीन नहीं हुआ। अच्छा, क्रिकेट क्यों नहीं खेली? क्रिकेट, ये देखिए ना, मेरा क्रिकेट वाला वर्ल्ड जो है वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था शुरू से। आई वाज बोर्न इनटू दैट वर्ल्ड ना। तो वो क्रिकेट के हर वक्त इर्द गिर्द रहना, स्टेडियम्स के क्रिकेटर्स एक तरह से फैमिली थी, तो वो मेरे लिए बड़ी आम सी बात थी। मैंने कभी सोचा नहीं कि अच्छा क्रिकेट ये वो। तो बल्कि बाबा जब काउंटी खेलने जाते थे इंग्लैंड में, तो हमें याद है कि हम बचपन में रेंट पे लेते थे फिल्में अमिताभ की पुरानी, तो बचपन में बैठ के इकट्ठे देखा करते थे। तो मेरा ना, मैं उस वर्ल्ड से बहुत फैसिनेट हो गया। तो आई डोंट नो, बचपन से फिर मुझे समझ लग गई कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। और आर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो काफ़ी देर तक मैं बताता नहीं था बल्कि कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो मैं लोगों को कहता कि आर्किटेक्चर करना है, जो कि मैं करने चला भी गया था एक्चुअली। तो जब एक दफ़ा मैंने आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री ली, तो उसके बाद फिर मैंने आके अपने पेरेंट्स से बात की कि नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और फिर दे सपोर्टेड मी। और फिर मैं मुझे ये लगता है कि मुश्ताक भाई ने तभी सोच लिया था, जब इसने रिजल्ट कार्ड बनाया था ना, बज़ल ने तभी सोच लिया था कि भाई इस बच्चे ने कुछ अनोखा करना है, क्रिकेट नहीं करेगा।
अगर क्रिकेट में जाएगा तो बॉल टेम्परिंग ही करेगा, तो बेहतर है इसको क्रिकेट की तरफ ना लेके जाओ। हाँ। तो आप सूफी म्यूज़िक की तरफ खुसूसी तौर पर आए, म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हो गया और अब बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल सिंगिंग हमने शुरू कर दी है? जी बेसिकली वही जैसा मैंने आपको कहा कि बचपन से एक तो उस वर्ल्ड से मैं बहुत फैसिनेटेड था और मुझे बहुत ही छोटी उम्र में पता चल गया था कि मैं गा लेता हूँ अच्छा। तो फिर मुझे पता था कि यही मैंने करना है। और क्योंकि वो पुरानी फिल्में जिस तरह मैंने आपको बताया, तो मुझे ना वो 90s के गाने और उस तरह का जो म्यूज़िक है उस चीज़ से मुझे उस तरह का म्यूज़िक पसंद है। आजकल जो ये रैप रूप आया हुआ है, आई डोंट रियली लाइक दैट, वो इट्स नॉट म्यूज़िक टू मी। सुनना ले पहले आपसे कि फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सूफी म्यूज़िक है, टुरिया जा जो है इस सॉन्ग का नाम है, तो हम ज़रा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कुछ सुना दें। बिल्कुल। गिर मुर्शद दे पैरी जाके, मुश्किल करे आसान खुदा, टुरे आजा नीवी पाके, टुरे आजा उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, जै कोई मिल जाए बख्श आते, तू भी बख्शा जा। क्या बात है, क्या बात है। आप तो मतलब कि ये किसके लिरिक्स हैं, किसकी कंपोजिशन है? ये बेसिकली लिरिक्स सरवर शाकिर साहब ने लिखे हैं और कॉम्पोजिशन हमारे लेजेंडरी कंपोज़र हैं साद सुल्तान। उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए गाने कंपोज किए हैं, तो आई एम लकी टू हैव सच लाइक लेजेंडरी पीपल अराउंड मी। थोड़ी सी और बातें भी करनी है, बाबा के हवाले से भी कुछ बात करनी है। इसके बाबा ने रोका नहीं, क्या कर रहे हो, ये तो नहीं करना है तुमने? नहीं, बाबा इज़ वेरी कूल लाइक दैट, मतलब वो बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने कभी भी इस तरह फोर्स नहीं किया कि यही आपने करना है या स्पेसिफिकली ये करना है। वो जो भी उन्होंने कहा कि आप करना चाहते हो उस चीज़ में उन्होंने मुझे बस एक चीज़ हमेशा बताई है कि अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, जो कि मैंने भी देखा है कि बाकी अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लोगों को अट्रैक्ट करते हो किसी भी फील्ड में। तो उस तरह से वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस मामले में। उन्होंने सिर्फ 2 बातें मुझे कही हैं हमेशा कि अपने अखलाक अच्छे रखना और नमाज कभी ना छोड़ना, एंड जस्ट बी हम्बल। तो वही चीज़ को बस मैं लेके चल रहा हूँ इस फील्ड में भी। अच्छा, अगर मूवीज़ से ऑफर आती है गाने की तो क्या आप मूवीज़ के लिए गाएंगे? श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, बाबा भी इजाज़त दे देंगे? बाबा कहेंगे ठीक है, कोई नहीं, कर लो, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही हैज एक्सेप्टेड दिस मैच। एक्टिंग की भी ऑफर आती है तो एक्टिंग भी करने की परमिशन मिल जाएगी? दैट डिपेंड्स द काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे पाकिस्तान में आई फील लाइक कि लाइक अच्छा कंटेंट ना फिल्मों के लिहाज से बहुत ज़रूरत है बनने की अभी। तो अगर उस तरह का कोई अच्छी स्टोरी ड्रिवन चीज़ आती है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक है। बाबा ने आपके बारे में हमें एक बात बता दी है आपकी कि आप जो है बहुत अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। हम बच्चों को बताएंगे जिन्होंने कोई नतीजा अपना बेहतर करवाना हो तो वो कर सकते हैं। अच्छा, नहीं ये हमें ये भी बता दें कि आप सीख रहे हैं किसी से या किसी से क्लासेस लेते रहे हैं सिंगिंग की? नहीं, एक्चुअली शुरू में तो मैं खुद ही गाता था और सुन के सीखा है। फिर उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस इंडस्ट्री में मैं एक तरह से आया हूँ अंदर, तो उसके बाद फिर मैंने एज इन थोड़ी सी क्लासेस या थोड़ा सा प्रैक्टिस गुरुओं से और उनसे लेना शुरू की। तो उसके बाद ही सारा चलें, ठीक है बज़ल, बहुत शुक्रिया आपका। सुबसान का हिस्सा बने, गुड लक आपको। और बड़े शरारती भी हैं ये तो हमें मुश्ताक भाई ने बता दिया, लेकिन टैलेंट है। और देखें, पेरेंट्स इजाज़त देते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं तुम अगर कुछ और करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो यही मामला है। ये कॉन्सेप्ट भी बदलना चाहिए ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होगा। थोड़ा बदलना पड़ेगा। सियासतदान का बेटा सियासतदान ही बनता है। तो ये थोड़ी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। ये बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं, इंजीनियर नहीं भी हैं, तो फिर भी हमारा बच्चा जो है वो इंजीनियर ही बनेगा और डॉक्टर ही बनेगा। तो उससे ज़रा थोड़ा सा हम साइड पर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। मौसम का हाल जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बारिशों की नवीद भी सुनाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जी। मौसम का हाल बताने वालों ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से इतवार तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तो मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस आज शाम इतवार तक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आंधी के साथ बारिश मुतवक्किल है। हाँ जी, और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आंधी और तेज़ बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासर होने का खदशा भी है। इसके अलावा मानसहरा, एबटाबाद, सवाबी, पेशावर, वज़ीरिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। बात कर लेंगे डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, बारिश के हवाले से बता दीजिएगा, ये वजह जो बचपन में हम कहते होते थे कि ये सर्दियों वाली बारिश है, इसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी?
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, कह सकते हैं आप कि बिल्कुल सर्दियों की पहली बारिश एक स्पेल तो खैर अक्टूबर के शुरू में हुआ था कोई, वो तो समझ लें मानसून की कंटिन्यूएशन, और उसके बाद एक आई थी वेस्टर्ली वेव, उसके नतीजे में तो इसके बाद जी यकीनन सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक वेव जब गुजरती है बारिश बरसा के, बर्फबारी बरसा के, तो उसके पीछे अमूमन कोल्ड एयर आती है, तो ज़ाहिर है सर्दी इसके बाद बढ़ जाएगी फिर। और ये 2 दिन का स्पेल है, 2 से 3 दिन का, यानी आज से शाम से या रात से शुरू होगी। कई इलाकों में केपी के जैसे अपर केपी के चतराल और दीर वीर के इलाके हैं, वहाँ तो आज ही हो जाएगी। और बाकी सरफराज साहब, मैदानी इलाकों में देखें तो अभी भी दिन के वक्त जो है मौसम काफ़ी गर्म रहता है और गर्मी महसूस होती है, तो वहाँ पर मौसम में एक नुमाया कमी कब तक महसूस की जा सकेगी कि वेदर जो है वो अब चेंज हो गया है, अब सर्दी के कपड़े निकलना शुरू हो जाएंगे? मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं जी। देखिए, मैदानी इलाकों में वही अमूमन जो नवंबर का दूसरा हफ्ता है उसमें होती है सर्दी, बाकायदा शुरू हो जाती है, यानी खासकर रात की सर्दी। दिन में तो धूप जब हो तो मौसम इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन इस स्पेल के बाद उम्मीद है कि तेज़ी से टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे, और फिर आप कह लें कि अगले चंद दिन तक मतलब एक लहर रहेगी सर्दी की। उसमें दिन के टेम्परेचर भी कम होंगे और रात के तो डेफिनेटली कम होंगे, और ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो ज़्यादा हो जाएगी सर्दी, लेकिन नीचे वही मैदानी इलाकों में उतनी बहुत ज़्यादा शिद्दत की तो नहीं होगी अभी, लेकिन मतलब स्टार्ट हो जाएगी सर। अच्छा ठीक है, एक अहम चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, हम 15 डिग्री तक कब तक आ जाएंगे? क्योंकि हम डेंगू को लेकर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 डिग्री तक जब आ जाएगा दर्जा हरारत, उसके बाद ये डेंगू से छुटकारा हासिल होगा। ये थोड़ा सा अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो प्लीज़ बता दीजिए। 15 डिग्री आपने दिन के टेम्परेचर का आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए, वो तो अमूमन इसके नवंबर के यानी तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में जाके इतना कम टेम्परेचर होता है ना, जैसे इसके बाद अगले चंद दिन फिर कोई ऐसी खास इस तरह की लहर नहीं है। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सफीर पाकिस्तान से आप बात करते हैं, यानी कि 15 नवंबर तक हमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा करनी है और अब इंतज़ार भी हमें बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि टेम्परेचर 15 से 20 नवंबर तक 15 डिग्री से नीचे जाता हुआ हमें मिल रहा होगा, जो माहिरीन सेहत भी कह रहे हैं कि जी कि वो टेम्परेचर उसके बाद जो है। लेकिन ये जो दिन है, ये अभी के जो दिन है, ये काफ़ी सख्त हैं और इसमें एहतियात जो बहुत ज़रूरी है। फुल स्लीव्स पहने, टांगों को कवर रखें, बच्चों को के एहतियात उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कवर रखें, और स्प्रे जो है वो अपने गिरदोनवा में, अपने घरों में लाजमी जो है वो करवा के रखें। बिल्कुल ऐसी है। T20 वर्ल्ड कप की कुछ बात कर लें कि वार्म अप मैच में पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई, अब कैंप में कई सवालात भी खड़े हो गए हैं कि बॉलर्स ने आखिरी 3 ओवर्स में 50 रन कैसे दे दिए। हसन अली आखिरी ओवर में 19 रन का दिफा क्यों नहीं कर सके? इससे पहले हारिस रऊफ को भी हमने देखा था 5 चौके खा लिए उन्होंने पहले वार्म अप मैच में, तो अब कई सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे शिकस्त के बाद अगर हम देखें तो जो टीम के करता धरता हैं वो सर जोड़ कर बैठ गए हैं। इम्कान है कि भारत के खिलाफ जो अहम तरीन मैच है, इसमें पाकिस्तानी टीम 6 बैट्समैनों और 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में जो है वो उतरेगी। मोहम्मद हफीज़ हैं और शुएब मलिक भी ज़रूरत पड़ने पर जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं टीम के अंदर। और ज़रा ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ बाबर आजम और रिजवान ही कर रहे होंगे। फ़खर जमान को इसी पोजीशन पर जहाँ पर वो बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, 1 डाउन ही खिलाया जाएगा, जबकि फिर हफीज़ आएंगे, फिर शुएब मलिक आएंगे, फिर मिडल ऑर्डर में ये सहारा देंगे, तो आसिफ अली को पावर हिटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल है, बात करेंगे। पर हमारे पास स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वार्म अप मैच में हमने देखा कि बॉलर्स ने आखिरी 3 ओवर्स में 50 रन तकरीबन दे दिए हैं। इस शिकस्त से कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ सामने आई हैं? बैटिंग में तो हम खुश हैं, लेकिन बॉलिंग में कितनी कमज़ोरी है? सबसे पहले आप सबको सुबह बखैर और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखें, बड़े इवेंट से पहले जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, गो के ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आपकी तैयारी और आपकी जो खूबियां खामियां और फिर टीम कॉम्बिनेशन को बिल्कुल आपको हतमी शक्ल देने के लिए मैचेस की बड़ी अहमियत होती है। पाकिस्तान को जो जीत मिली मेरी नजर में उससे ज्यादा ये जो पाकिस्तान को हार मिली है इससे अच्छी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज ने कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली हमारे खिलाफ, और उनका एक मूड होता है, तो सब चलते हैं तो बस फिर तो कहते हैं ना तबाही मचा देते हैं, और जब नहीं चलते तो बिल्कुल ही फिर मुझे लगता है कि ऑफ मूड में होते हैं। तो वेस्ट इंडीज ने तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इतनी अच्छी हमें तैयारी नहीं करवाई, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच यकीन जानिए ये एक परफेक्ट आई ओपनर भी है, एक परफेक्ट आपको आंखें खोल देने के लिए जिसको कहते हैं ना काफी रहा ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जैसा आपने कहा कि आखिरी 3 ओवर 50 रन कंसीड करा दिए, और यही
पाकिस्तान का वीक पॉइंट है ओवर द ईयर कि हमें डेथ बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसी तरह हमें डेथ बॉलिंग बैटिंग में भी जो है वो रन्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं। पाकिस्तान का प्लस पॉइंट जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप पे रहेगा पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर, जिसमें फखर, बाबर, रिजवान मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन लेग स्पिनर, मैं समझता हूँ शादाब खान अब तक उस लेवल पे नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली, जो एक जेन्युइन या आपके जो मेन स्ट्रीम लेग स्पिनर का खासा होता है, यानी कि तो है ना जादूगरी दिखाना। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन कंसर्न है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हसन अली हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, स्पेशली ये दोनों बॉलर बेशक इनको अब्दुल गफ्फार साहब, हमारी बैटिंग लाइन तो पहले भी मजबूत थी, बॉलिंग हमारी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन अभी भी हम लोग जो है वो उसको मजबूत नहीं कर सके। आप जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इनिंग्स का आगाज है वो कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही करेंगे। इन दोनों बल्लेबाजों के कांधों पर सारी टीम का बोझ डाल देना, अगर कोई एक खिलाड़ी भी बीच में से आउट हो जाता है जल्दी, तो बाकी बल्लेबाज तो प्रेशर में आ जाएंगे। देखिए, रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी जब स्टैब्लिश होना शुरू हुई थी और पहली मर्तबा स्पेशली जब रिजवान को न्यूजीलैंड में ओपन करवाया गया था, जब बाबर अनफिट हो गए थे, तो ये किस तरह से खेल होते हैं। रिजवान ने पूरा फायदा उठाया अपने इस मौके का, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये उनके क्रेडिट पे चीज आती है। लेकिन रिजवान और बाबर की अगर आप कंसिस्टेंसी देखें, परफॉर्मेंसेस देखें, इवन उनके स्ट्राइक रेट भी बेहतर होना शुरू हुए हैं, उसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि अगर फखर आपके पास मौजूद है 11 के अंदर, तो उनको बतौर ओपनर आना चाहिए और फिर बाबर नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी ये खबरें, जैसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि खबरें यही आ रही हैं कि रिजवान और बाबर ही इनिंग का आगाज करेंगे। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं, आई थिंक इनमें से किसी एक को जिम्मेदारी लेना होगी एंकर करने की और एक को एक्सीलरेट करना होगा, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप है, हर मैच की इंपॉर्टेंस है, हर बॉल की इंपॉर्टेंस है, हर पावर प्ले की, हर ओवर की इंपॉर्टेंस है, तो आप बहुत ग्रांटेड नहीं ले सकते कि आपने अभी नहीं मारेंगे तो आगे चल के मार देगा। आई थिंक आपको ठीक है गफ्फार भी जरा मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के हवाला है, तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाफ मैच में क्या किरदार इनका होगा और फिर इनको अपनी जाती परफॉर्मेंस के साथ जूनियर खिलाड़ियों को भी टिप्स देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, नफसियाती तौर पर मजबूत होंगे जूनियर खिलाड़ी भी? देखिए, जूनियर खिलाड़ी ऐसा कोई है तो नहीं, क्योंकि देखिए रिजवान और बाबर भी जो है वो बड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं, फखर तो खैर ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, फिर हफीज, मलिक और आसिफ अली हाँ छठे नंबर पे अगर वो आ रहे हैं, आई होप कि उनको नसीहत की जरूरत ना ही पड़े और हम उससे पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, क्योंकि देखिए मैच इंडिया पाकिस्तान का पहले जो बैटिंग कर रहा होगा उसके पहले 6 ओवर पे डिसाइड हो जाना है। मोमेंटम बहुत जरूरी है। रिजवान, बाबर के लिए मैं बार बार ये कहूंगा कि उनको यहाँ पर इस वर्ल्ड T20 के अंदर अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करके एग्रेसिव और कहते हैं ना अटैकिंग अप्रोच करनी पड़ेगी। जहां तक बात है हफीज और शुएब मलिक की, आई थिंक दोनों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि स्पेशली जब ये बाबर के साथ एज अ थिंक टैंक भी जब ऑब्वियसली टीम प्लान कर रही होगी और जब बाबर फील्ड के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग को जो है वो ऑब्वियसली लुक कर रहे होंगे, तो शुएब मलिक और हफीज उनके दोनों दाएं और बाएं बाजू हो सकते हैं, जो कि इनको बड़ी अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। खुद हफीज बहुत अच्छे बॉलर हैं, शुएब मलिक कैन कंट्रीब्यूट विद द बॉल एज वेल, दोनों की बैटिंग जो है वो भी बड़ी करामत होगी। तो यकीन तौर पर तजर्बे का कोई लेवल बदल नहीं होता, बट ये तजर्बा उसी वक्त आपको जो है वो काम आएगा जब इसका इंटेंट बिल्कुल सही है। तजर्बा जो है वो आप कह रहे हैं कि काम जो है वो आता है। आपके नज़दीक जो है भारतीय टीम की क्या कमजोरियां हैं, खासतौर पर इंडियन बल्लेबाजों को कैसे काबू किया जाए, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, भारतीय टीम की कमजोरी तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उठा के देख ले तो एक चीज समझ में आती है कि अनबीटेबल या कहते हैं ना अनडिफिटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नाकाबिले शिकस्त हो गए हैं, ये चीज सबसे पहले आपने दिमाग में बिठा लेनी है। आपको वो याद रखना है 2017 में वो हमसे बहुत बेहतर टीम थी उस वक्त, तो अब तो हम ठीक ठाक टीम हो गए हैं, हमारे पास शाहीन जैसे बॉलर आ गए हैं, हसन उनके साथ मौजूद हैं, इसी तरह आपके पास हफीज और शुएब मलिक का तजर्बा है। देखिए, भारत की अगर आप बहुत ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो उनकी कोई ढूंढने से भी मुश्किल से आपको जो है ना वो एक खामी मिलेगी। उनका टॉप ऑर्डर, उनका यूथ, उनका एग्रेशन, उनकी क्लास बैटिंग की शायद दुनिया में इसमें सबसे बेहतरीन है। एक चीज सिर्फ उनको कमी हो सकती है, अगर पाकिस्तान ने वो यूटिलाइज की कि आप पहले 6 ओवर्स में 10 ओवर में उनका टॉप 3 उड़ा दें, जैसे कि न्यूजीलैंड ने किया था 2019 के सेमीफाइनल में, तो फिर भारत का जो मिडल ऑर्डर है वहां पर आप थोड़ा सा कहते हैं ना वो जर्ब लगा सकते हैं, जैसे कि ऋषभ पंत होंगे, इसी तरह सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, ईशान किशन हो सकते हैं। वहां पर ऑब्वियसली नीचे अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या, ये वो आपका एलिमेंट है, जोन है जहां पर आप भारत को प्रेशराइज कर सकते हैं। बट फॉर दैट हैव टू टेक देम
कहते ना आपको पहली 3 विकेटें जल्दी गिराना होगी, पहली 2 विकेटें उनको प्रेशर में लाना होगा। दूसरा यही जो मैं आपको लिंक करना चाह रहा हूँ कि इनकी जो मैच खत्म करने वाली एक एबिलिटी है वो मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। हार्दिक पांड्या के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अब टीम में आ गए। तो इंडिया तो यही चाहेगा कि टॉप 3 में उतना अच्छा खेले कि नीचे की जरूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान की कामयाबी ये होगी कि हम भारत को अंडर प्रेशर लेकर आए इब्तदाई विकेटों के बाद, और भारत के मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर है। बिल्कुल ठीक है, इब्तदाई तौर पर हमें विकेटें लेनी होंगी। गफार भी बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और कोई हल नहीं है, हम डिफेंसिव तो हो ही नहीं सकते, एग्रेसिव होना पड़ेगा, जल्दी विकेटें गिरानी पड़ेंगी। अगर जल्दी विकेटें गिरा दी तो वही मामला होगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला, और अगर जल्दी ना गिराई तो 200 कर सकती है इंडिया की टीम, इतनी बेहतरीन बैटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह से वो हिकमत अमली बता रहे हैं कि इस तरह से हिकमत अमली के साथ हम चले और पहले ही हम उनके 3 जो बैट्समैन हैं उनको उड़ा दें, तो फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी फतह जो है उसकी फतह को यकीनी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। बिल्कुल जी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। Super